26 नवंबर 2008 की रात कभी न रुकने वाली मुंबई सिटी हमेशा की तरह तेज़ रफ्तार से चल रही थी। रात का समय था, इसलिए ज़्यादातर लोग अपने कामों से फ्री होकर रेस्टोरेंट्स और बार्स में एंजॉय कर रहे थे। उसी दौरान मुंबई के कोलाबा की एक फिशिंग कॉलोनी में रहने वाले भारत तमोरे ने समंदर के किनारे एक बोट से 10 जवान लड़कों को उतरते हुए देखा। ये दसों कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान से आए वे आतंकवादी थे जो मुंबई में खून और मौत का कहर मचाने वाले थे। ये घटना इतिहास में 26/11 के नाम से जानी गई। इन दसों आतंकियों ने सबसे पहले पाकिस्तान के कराची से एक बड़ी पाकिस्तानी नाव के जरिए भारत की समुद्री सीमा में प्रवेश किया। समुद्र में आगे बढ़ते हुए उन्हें भारत की एक फिशिंग बोट एमवी कुबेर दिखाई दी। उन्होंने अपनी नाव खराब होने का बहाना बनाकर मदद मांगी। इस बोट के कप्तान अमीन सोलंकी थे, जिनके साथ उनके साथी भी मौजूद थे। जैसे ही आतंकियों को बोट पर चढ़ाया गया, उन्होंने अमीन सोलंकी के साथियों को एक एक कर गोली मार दी। अमीन सोलंकी को जिंदा रखा गया और उनसे बोट को मुंबई की ओर ले जाने को कहा गया। जैसे ही मुंबई का तट नजर आया, आतंकियों ने अमीन सोलंकी को भी गोली मार दी और खुद बोट चलाकर मुंबई पहुंच गए। हालांकि आतंकियों का हुलिया आम लड़कों जैसा था, फिर भी भारत तमोरे को उनकी बॉडी लैंग्वेज और बैकपैक्स देखकर शक हुआ। उन्होंने उन्हें रोककर पूछा कि वे कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। एक आतंकी ने जवाब दिया कि वे स्टूडेंट्स हैं। भारत तमोरे को तसल्ली नहीं हुई और दोबारा पूछने पर एक आतंकी ने गुस्से में कहा कि अपने काम से काम रखो। इसके बाद भारत तमोरे वहां से लौट आए और उन्होंने इस संदिग्ध गतिविधि की जानकारी आसपास के लोगों और पुलिस को दी, लेकिन न तो लोकल पुलिस और न ही कोस्टल सिक्योरिटी ने इसे गंभीरता से लिया। सभी को लगा कि यह स्मगलिंग या अवैध मछली पकड़ने का मामला होगा। कोस्टल इलाके से बाहर निकलते ही आतंकियों ने अपने प्लान पर काम शुरू कर दिया और अलग अलग ग्रुप्स में बंटकर पहले से तय की गई जगहों की ओर बढ़ गए। सबसे पहला और सबसे खौफनाक हमला छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर हुआ। अजमल कसाब और इस्माइल खान ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 13 के बीच अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें करीब 18 लोगों की मौत हो गई। रेलवे के एक कर्मचारी ने समय रहते माइक पर अनाउंसमेंट कर लोगों को स्टेशन खाली करने को कहा, जिससे सैकड़ों जानें बच गईं। इसी समय कोलाबा के मशहूर लियोपोल्ड कैफे में शोएब और अब्बू उमर नाम के आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 10 से 11 लोगों की मौत हुई। ये कैफे इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि यहाँ लोकल्स के साथ बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी आते थे, जिससे इस हमले की गूंज पूरी दुनिया में जा सके। लियोपोल्ड कैफे से निकलकर आतंकी ताजमहल पैलेस होटल में घुस गए। यहाँ अब्दुल रहमान बाबा और अब्बू अली ने लॉबी, कॉरिडोर और रेस्टोरेंट्स में भारी फायरिंग और ग्रेनेड धमाके किए, जिसमें करीब 31 लोग मारे गए। आतंकियों ने न महिलाओं को छोड़ा और न ही बच्चों को। इसी दौरान एक दूसरा ग्रुप ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में घुसा, जहां उन्होंने लोगों को बंधक बनाया और फायरिंग की, जिसमें लगभग 30 से 35 लोगों की जान गई। इन हमलों के साथ ही कोलाबा का नरीमन हाउस भी निशाने पर आ गया। यहाँ दो आतंकियों ने विदेशी नागरिकों, खासकर यहूदी लोगों को बंधक बनाया और कई को मार डाला। इस जगह को इसलिए चुना गया ताकि इजराइल पर दबाव बनाया जा सके और भारत इजराइल संबंधों को नुकसान पहुंचाया जा सके, क्योंकि कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत की काफ़ी मदद की थी। सीएसटी स्टेशन से निकलने के बाद अजमल कसाब और इस्माइल खान ने कामा अस्पताल के पास पुलिस और आम नागरिकों पर भी फायरिंग की, जिसमें कई पुलिसकर्मी शहीद हुए। शहर के अलग अलग इलाकों में टैक्सी ब्लास्ट भी किए गए। आतंकी जिन टैक्सियों का इस्तेमाल करते थे, उनमें बम लगाकर उन्हें ब्लास्ट कर देते थे। काफ़ी कत्लेआम के बाद कसाब और इस्माइल ने पुलिस की एक गाड़ी पर फायरिंग की और उसी गाड़ी से भाग निकले। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि इस गाड़ी से वे आसानी से ट्रैक हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक स्कोडा कार हाईजैक की और मरीन ड्राइव की ओर भागे। उन्होंने गलती यह की कि स्कोडा कार के यात्रियों को जिंदा छोड़ दिया और पुलिस गाड़ी में घायल पड़ा एक पुलिसकर्मी भी उनकी बातें सुन रहा था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने चारों ओर नाकेबंदी कर दी। गिरगांव चौपाटी चेकपोस्ट के पास पुलिस ने स्कोडा कार के टायरों पर फायरिंग की और कार रुक गई। आतंकी इस्माइल ने पुलिस पर ऑटोमेटिक राइफल से गोलीबारी की। जवाब में पुलिस ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसी दौरान सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले, जिनके पास सिर्फ एक लाठी थी, कार की जांच के लिए आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि एक आतंकी जिंदा है और उसने उन पर पॉइंट ब्लैंक फायरिंग कर दी।
ओमले ने अपनी लाठी से राइफल को रोकते हुए कसाब को पकड़े रखा। गोलियां लगने के बावजूद उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। उनके इस बलिदान की वजह से पुलिस कसाब को जिंदा पकड़ने में सफल रही। कसाब के जिंदा पकड़े जाने से पूरी साजिश का खुलासा हो सका। इन सभी हमलों में मुंबई में कुल लगभग 136 लोगों की जान चली गई। ये हमला अचानक नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। 1942 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद हुए दंगों और 1973 के मुंबई ब्लास्ट्स के बाद भी आतंकियों ने समुद्री रास्तों की कमजोरियों का फायदा उठाया। हमलों के दौरान सबसे पहले मुंबई पुलिस और मरीन कमांडोज सक्रिय हुए। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया गया। 27 नवंबर को एनएसजी की टीम मुंबई पहुंची और ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस और ताज होटल में ऑपरेशन शुरू किए। सबसे लंबा और मुश्किल ऑपरेशन ताज होटल में चला, जो 60 घंटे से ज्यादा चला। मीडिया द्वारा लाइव कवरेज के कारण आतंकियों को बाहर से निर्देश मिलते रहे, जिससे ऑपरेशन और मुश्किल हो गया। आखिरकार 29 नवंबर की सुबह एनएसजी ने आखिरी आतंकी को मार गिराया और ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो समाप्त हुआ। 3 दिनों के बाद मुंबई ने आतंक के अंधेरे से आज़ादी पाई। इसके साथ ही यह भयावह अध्याय समाप्त हुआ।